नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आज का जो मेरा सवाल है वो है चेक बाउंस होने से लेकर निर्णय तक की प्रक्रियाएं। तो चलते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ेंगे और इसके बाद जो है इसके बारे में बारीकी से समझेंगे। तो मैं आ गया हूँ पीडीएफ के स्क्रीन पे। सबसे पहला प्रक्रिया है चेक बाउंस केस की प्रक्रिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 चेक बाउंस का केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत स्थित किया जाता है। जिस भी समय चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुद को भुगतान किए गए रुपये नकद या अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित दिनांक को बैंक में चेक को भुगतान के लिए डालता है। परंतु कुछ कारणों से चेक बाउंस हो सकता है, जैसे बैंक से खाता बंद कर दिया जाना, अकाउंट में पैसा नहीं होना या फिर चेक को खाते में लगने से रोक देना। जब भी चेक अनादर होता है तो ऐसे अनादर पर चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास चेक बाउंस का प्रकरण केस दर्ज कराने का अधिकार होता है। तो इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट मेरा है चेक बाउंस एक आपराधिक प्रकरण। चेक बाउंस का प्रकरण केस एक आपराधिक प्रकरण होता है जिसकी कार्यवाही एक आपराधिक न्यायालय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा संपन्न की जाती है। लेन देन के मामले में सिविल होते हैं, परंतु चेक बाउंस के प्रकरण को आपराधिक प्रकरण में रखा गया है। और इसके लिए जो तीसरा उपाय है वो लीगल नोटिस आप उस व्यक्ति के अंदर दायर कर सकते हैं। तो लीगल नोटिस क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। चेक बाउंस के प्रकरण की शुरुआत लीगल नोटिस के द्वारा की जाती है। जब चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसे अधिकृत अधिवक्ता यानी कि वकील द्वारा भेजा जाता है। लीगल नोटिस में चेक बाउंस हो जाने के कारण और भुगतान नहीं हो पाने के कारण बताए जाते हैं तथा 15 दिवस के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति से पैसे वापस देने का निवेदन किया जाता है। कोई भी चेक बाउंस के प्रकरण में लीगल नोटिस भेजने की अवधि चेक बाउंस होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर करना होती है। 30 दिन के भीतर लीगल नोटिस भेजा जाता है तो न्यायालय में चेक बाउंस प्रकरण को स्थित किए जाने का अधिकार चेक रखने वाला व्यक्ति खो देता है। जो 15 दिवस का समय भुगतान किए जाने के लिए या चेक बाउंस के संबंध में मध्यस्थता करने के लिए चेक देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, उस समय के बीत जाने के बाद 30 दिवस के भीतर न्यायालय में चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज कर दिए जाने का अधिकार चेक प्राप्त करने वाले पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। किसी युक्ति कारण से न्यायालय इस 30 दिन की अवधि को बढ़ा भी सकता है, लेकिन कारण युक्त होना चाहिए। अब चौथा स्टेप है नोटिस कैसे दें। नोटिस कैसे दें? लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक ऑफिस के माध्यम से भेजा जाता है तथा इससे जो रसीद प्राप्त होती है वह चेक बाउंस का प्रकरण लगाते समय दस्तावेज का काम करती है। चेक देने वाले व्यक्ति का पता सही होना चाहिए और उसे उसी पते पर लीगल नोटिस दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद जो है पांचवा मेरा पॉइंट है वह है मजिस्ट्रेट के न्यायालय का निर्धारण। जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वह बैंक होती है, जिस बैंक में चेक को भुगतान के लिए लगाया गया है और चेक बैंक में अनादर हो गया है, उस थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस चेक बाउंस के प्रकरण को स्थित किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मेरा कोर्ट फीस। चेक बाउंस के प्रकरण में कोर्ट फीस महत्वपूर्ण चरण होता है। चेक बाउंस के प्रकरण में फीस के लिए तीन स्तर दिए गए हैं। इन 3 स्तरों पर कोर्ट फीस का भुगतान स्टाम्प के माध्यम से किया जाता है। ये 3 स्तर निम्न हैं।
जैसे 1 लाख की राशि तक के चेक के लिए चेक में अंकित राशि की 5% कोर्ट फीस होती है, अर्थात यानी कि 1 लाख से 5 लाख तक के चेक के लिए राशि की 4% कोर्ट फीस देनी होती है और 5 लाख से अधिक राशि के चेक के लिए राशि की 3% कोर्ट की फीस देना होती है। इसके बाद दस्तावेज, अगला पॉइंट है मेरा दस्तावेज, परिवाद पत्र। यानी कि परिवाद पत्र महत्वपूर्ण होता है। चेक बाउंस के प्रकरण में परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय के नाम से तैयार किया जाता है। इस परिवाद पत्र में भुगतान के संबंध में कुल लेन देन का जो व्यवहार हुआ है उस व्यवहार से संबंधित सभी बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट को संज्ञान दिया जाता है तथा इस परिवाद पत्र में परिवादी का शपथ पत्र भी होता है जो शपथ आयुक्त द्वारा रजिस्ट्रार होता है। अगला पॉइंट है मेरा चेक की मूल प्रति, अनादर रसीद, लीगल नोटिस की प्रति। एक बार फिर समझेंगे, चेक की मूल प्रति, अनादर रसीद और लीगल नोटिस की प्रति। लीगल नोटिस भेजे जाते समय एक रसीद प्राप्त होती है, इसे सर्विस स्लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सर्विस स्लिप कहा जाता है। इसमें लीगल नोटिस भेजे जाने का दिनांक अंकित होता है। वह स्लिप दस्तावेजों में लगानी होती है। परिवाद पत्र के साथ NIA की धारा, फिर से समझेंगे दोस्त, परिवाद पत्र के साथ NIA की धारा 145(1) के तहत शपथ पत्र भी देना होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मेरा मित्रों गवाही की सूची। अगर प्रकरण में कोई गवाह है तो गवाहों की सूची भी डाली जाएगी। प्रकरण रजिस्टर होना, जब सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो केस न्यायालय द्वारा रजिस्टर कर दिया जाता है और एक केस नंबर न्यायालय द्वारा अलॉट कर दिया जाता है। इससे अगला पॉइंट है समन। NIA की धारा 144 के तहत प्रकरण के पक्षकारों को न्यायालय द्वारा सम्मन किया जाता है तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेश किया जाता है। इसके बाद जो है पुनः सम्मन के लिए भी आप कर सकते हैं। यदि आरोपी न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपने लिखित अभिकथन नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः सम्मन न्यायालय द्वारा भेजा जाता है। इसके बाद जो है वारंट की प्रक्रिया आती है। विदित रहे कि यह प्रकरण एक आपराधिक प्रकरण होता है जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर भी कह सकते हैं, जिसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा सुना जाता है। इस प्रकरण में आरोपी को बुलाने के लिए वारंट भी किए जाते हैं, यानी कि गिरफ्तारी भी किए जाते हैं। यदि आरोपी समन के द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार जमानत या गैर जमानती किसी भी भांति का वारंट आरोपी के नाम संबंधित थाना क्षेत्र को जारी कर सकता है। इसके बाद जो है क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि प्रति परीक्षण। आरोपी जब न्यायालय में उपस्थित होता है तो वह नेगोशिएबल एक्ट की धारा 145(2) का आवेदन देकर न्यायालय से क्रॉस प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन करने का निवेदन करता है तथा न्यायालय द्वारा आरोपी पक्षकार का क्रॉस करने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद जो है दोस्तों उपधारणा करना, यानी कि इस प्रकरण में न्यायालय अवधारणा करता है कि चेक देने वाला व्यक्ति दोषी ही होगा, अर्थात उसने चेक दिया ही है। चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं सही है। अब यहाँ पर आरोपी पक्षकार यह सिद्ध करेगा कि उसके द्वारा कोई चेक नहीं दिया गया। यहाँ साबित करने का भार आरोपी पर होता है। इसके बाद जो है दोस्तों समरी ट्रायल चलेगा। क्या चलेगा? समरी ट्रायल NIA। इसे समझेंगे दोस्तों, NIA की धारा 143 के तहत चेक बाउंस का केस एक समरी ट्रायल होता है जिसे न्यायालय द्वारा शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाता है। इसमें बचाव पक्ष को बचाव के लिए साक्ष्य का उतना अवसर नहीं होता जैसा कि अवसर सेशन ट्रायल में होता है। इसके बाद जो है मित्रों समझौता योग्य, यानी कि एक दूसरे के बीच में
समझौता कैसे करें, यह अपराध समझौता योग्य होता है। इसमें जो है आप एक दूसरे को बैठा के समझा बुझा सकते हैं और उसको जो है समझौता योग्य माना जाता है। यदि दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर न्यायालय से इस प्रकरण को ख़त्म करना चाहते हैं तो समझौता कर दिया जाता है तथा अपराध का शमन हो जाता है। 2018 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन धारा 143, मित्रों फिर से समझेंगे, यह संशोधन धारा 143A है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की है। इस धारा के अंतर्गत प्रतिवादी पक्षकार एक आवेदन के माध्यम से आरोपी से अपने संपूर्ण धनराशि जो चेक में अंकित की गई है उसका 20% हिस्सा न्यायालय द्वारा दिलवाए जाने के लिए निवेदन कर सकता है और न्यायालय अपने आदेश के माध्यम से आरोपी से इसी धनराशि प्राप्ति को दिलवा सकता है। इसके बाद जो है मित्रों इसका अंतिम बहस क्या है। अंतिम बहस, यदि आरोपी प्रकरण में समझौता नहीं करता है, अब जो है जब एक दूसरे व्यक्ति चेक देने वाला व्यक्ति चेक लेने वाले व्यक्ति से यदि समझौता नहीं करता है और मुकदमे को आगे चलाना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा आरोप तय कर मामले को अंतिम बहस के लिए रख दिया जाता है तथा दोनों पक्षकारों द्वारा आपस में अंतिम बहस होती है। इसके बाद जो है मित्रों इसका निर्णय क्या निकलता है, तो अंत में मामला निर्णय पर आता है तथा कोर्ट इस प्रकरण में दोष सिद्धि होने पर आरोपी को 2 वर्ष तक का सक्षम कारावास दे सकती हैं। जो जमानती अपराध, यह एक जमानती अपराध है, यानी कि इसमें जो है जमानत दिया जा सकता है, जिसमें यदि आरोपी की दोष सिद्धि हो जाती है और उसे न्यायालय द्वारा कारावास कर दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में वह ऊपर के न्यायालय में अपील कर जमानत ले सकता है। इस अपराध में किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है। धन्यवाद मित्रों, आज मैंने समझा कि चेक बाउंस होने पर क्या करें और किस तरह का प्रक्रिया करें। धन्यवाद।